हेलो एस्पिरेंट्स, नोटबुक्स निकाल लीजिए और पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए। आज हम यहाँ सिर्फ न्यूज़ रीड नहीं करने वाले हैं, हम हर एक खबर को स्ट्रिक्टली यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे। एकदम इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है आज। थोड़ी देर के लिए अपने फोन्स हटा दीजिए और सारे डिस्ट्रैक्शन से लॉग आउट कीजिए। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आपके प्रीलिम्स और मेंस 2026 के लिए प्योर गोल्ड हैं। एग्जामिनर्स कहाँ पर ट्रैप सेट करते हैं, आज हम वो सब समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास में हमारे दो मेन टारगेट्स हैं। पहले हम ज्योग्राफी में हीट वेव्स के कॉन्सेप्ट्स और उसके इम्पैक्ट का डीप डाइव करेंगे और साथ ही उसकी यूपीएससी प्रैक्टिस भी निपटाएंगे। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में बुद्धा पूर्णिमा का विश्लेषण करेंगे और बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ बढ़िया एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं आज के पहले मेजर टॉपिक पर, हीट वेव्स और आईएमडी के क्राइटेरिया। करंट सिचुएशन को देखते हुए इसकी फिजिकल ज्योग्राफी को समझना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। एक क्विक न्यूज़ स्नैपशॉट देख लेते हैं पहले। जैसा कि आप जानते ही हैं, नॉर्थ इंडिया इस वक्त एक्सट्रीम हीट झेल रहा है। बीच में हल्की बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन आईएमडी की वार्निंग बिल्कुल क्लियर है, ये हीट वेव्स आगे मॉनसून सीजन तक कंटिन्यू रहने वाली हैं। अब समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में कोस्टल एरियाज में सी ब्रीज आती है, जिससे वहां ठंडक रहती है, पर इस बार आंध्र प्रदेश और ओडिशा एबनॉर्मली हॉट चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ इंडिया की गर्म कॉन्टिनेंटल हवाएं सी ब्रीज को बिल्कुल रोक रही हैं। ऊपर से एल नीनो ने हमारी मॉनसून विंड्स का प्रेशर ग्रेडियंट बहुत वीक कर दिया है। नॉर्मली मॉनसून में बादलों का एल्बेडो इफेक्ट सोलर हीट को रिफ्लेक्ट करके कूलिंग देता है, पर इस साल गर्मी इतनी एक्सट्रीम है कि वो इस नेचुरल कूलिंग इफेक्ट को भी ओवरपावर कर रही है। अब इसके पीछे की थोड़ी फिजिक्स समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं हीट डोम इफेक्ट और एडियाबैटिक हीटिंग। आपको स्कूल वाली आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT याद है? जब अपर ट्रोपोस्फियर में हाई प्रेशर बनता है तो वो वार्म एयर को नीचे दबाता है, वॉल्यूम कंप्रेस होता है और प्रेशर बढ़ता है। इस कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर अचानक से स्पाइक हो जाता है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल हीट के। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइकिल के टायर में हवा भरते वक्त पंप गर्म हो जाता है। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये पूरा मैकेनिज्म यूपीएससी के लिए कैसे लिंक होता है। सीधा लिंक है आपके जीएस पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से। और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो आपको नोट करना है, जहां से सवाल बनेगा, वो ये है कि इतने सीवियर इम्पैक्ट्स के बावजूद इंडिया में हीट वेव्स को अभी तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंडर एक नोटिफाइड डिजास्टर का टैग नहीं मिला है। अपने मेंस के आंसर में ये पॉइंट जरूर हाईलाइट कीजिए। चलिए अब फैक्ट चेक टाइम। आईएमडी हीट वेव कैसे डिक्लेयर करता है? दो तरीके हैं, या तो नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्रीज का डेविएशन हो, और अगर डेविएशन 6.4 से ज्यादा हो गया तो समझ लीजिए वो सिवियर हीट वेव है। दूसरा तरीका है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। प्लेन्स के लिए थ्रेशोल्ड 40 डिग्री, कोस्ट्स के लिए 37 डिग्री और हिली एरियाज के लिए 30 डिग्री। इस टेबल को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, एक सबसे क्रूशल नंबर, और वो है 2। ध्यान दीजिए, ये टेम्परेचर सिर्फ एक दिन बढ़ने से या कुछ घंटों के लिए बढ़ने से हीट वेव डिक्लेयर नहीं होती। एक सब डिवीजन के कम से कम 2 स्टेशंस पर 2 कंसेक्यूटिव डेज तक ये टेम्परेचर्स क्रॉस होने चाहिए, तभी आईएमडी फॉर्मली एक हीट वेव अनाउंस करता है। तो आइए एक क्विक टेस्ट लेते हैं कि आप कितना ध्यान से सुन रहे थे। इस एमसीक्यू को देखिए और मेंटली सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए, प्लेन्स का थ्रेशोल्ड 40 डिग्रीज है। ऑप्शन बी, हीट वेव 24 घंटे तक रहनी चाहिए। ऑप्शन सी, कोस्ट्स हमेशा मॉडरेट रहते हैं। और ऑप्शन डी, एल नीनो मॉनसून को स्ट्रॉन्ग करता है। सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है ए। ऑप्शन बी एक क्लासिक एग्जामिनर ट्रैप है, क्योंकि 24 नहीं 48 घंटे यानी 2 दिन लगातार होना चाहिए। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि आजकल आंध्र प्रदेश उबल रहा है। और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि एल नीनो मॉनसून विंड्स को वीक करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं। प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी रखनी है। अगर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपका स्ट्रक्चर एकदम क्रिस्प होना चाहिए। पहले हीट डोम्स को डिफाइन कीजिए, फिर उस एडियाबैटिक हीटिंग प्रोसेस को समझाइए जो हमने डिस्कस किया, और आखिर में कोस्टल एरियाज वाली एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे कॉन्टिनेंटल विंड्स कूलिंग सी ब्रीज को पुश बैक कर रही हैं। यही पॉइंट्स आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी की इस एक्सट्रीम हीट से निकलकर थोड़ा हिस्ट्री और फिलॉसफी की शांत दुनिया में आते हैं। हमारा दूसरा मेजर टारगेट है बुद्धा पूर्णिमा और आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा। आज के दिन ग्लोबली विसाख डे मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने साल 2018 में इसे इंटरनेशनल डे ऑफ विसाख डिक्लेयर किया था।
एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थेरावदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसे थ्राइस ब्लेस्ड डे कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गौतम बुद्धा की लाइफ के 3 सबसे मॉन्यूमेंटल इवेंट्स इसी एक पूर्णिमा के दिन यानी वेसाक मंथ में ही हुए थे। इन 3 इवेंट्स को इस टाइमलाइन से समझते हैं। 563 बीसी में आज भी के दिन लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। फिर एक प्रिंस की लग्जूरियस लाइफ त्यागने के बाद 35 साल की उम्र में बोधगया में उन्हें निर्वाणा मिला और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने महापरि निर्वाणा प्राप्त किया। जन्म, ज्ञान और मोक्ष, तीनों मेजर इवेंट्स बिल्कुल एक ही डेट पर। है ना अद्भुत? अब यहाँ से एक बहुत डीप फिलॉसफी निकल कर आती है जिसे हम मध्यमिका मार्ग या द मिडिल पाथ कहते हैं। सुजाता की खीर और वीणा के तार की कहानी तो आपने सुनी होगी। महलों की लग्जरी छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने ऐसी एक्सट्रीम तपस्या की कि उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था। तब सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर खिलाई और उन्हें एक गहरी सच्चाई समझ आई। अगर वीणा के तार को ज्यादा कस दोगे तो वो टूट जाएगा और अगर ढीला छोड़ोगे तो कोई संगीत नहीं बजेगा। यही है द मिडिल पाथ। बैलेंस रखना ही एनलाइटनमेंट का असली रास्ता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुद्धिज्म हमेशा से यूपीएससी एग्जामिनर्स का एक हाई यील्ड फेवरेट टॉपिक रहा है। ये सिर्फ जीएस पेपर 1 का हिस्सा नहीं है बल्कि GS4 एथिक्स में भी इसकी हैवी वेटेज है। उनका सिखाया हुआ प्रिंसिपल अप्पा दीपो भवा कि अपना दीपक स्वयं बनो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और उनका फंक्शनल एग्नोस्टिसिज्म का प्रिंसिपल भी याद रखिए। बुद्धा कहते थे अगर आपको जहर वाला तीर लगा है तो बैठकर ये मत सोचो कि तीर किस लकड़ी का है या किसने मारा है। पहले तीर निकालो और अपनी जान बचाओ। इंसानी दुख को खत्म करने पर फोकस करो, उन सवालों पर नहीं जिनका कोई लॉजिकल जवाब ना हो। बुद्धा के जाने के बाद जब महायाना सेक्ट डेवलप हुआ तो आइडल वर्शिप शुरू हुई और 2 बड़ी आर्ट स्कूल्स निकल कर आईं। पहली थी गंधारा आर्ट जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में फली फूली। इसमें ग्रीको रोमन स्टाइल का प्रभाव था। मस्क्यूलर चिजल्ड बॉडीज और ब्लू ग्रे शिस्ट स्टोन का इस्तेमाल होता था। वहीं दूसरी तरफ थी मथुरा आर्ट जो प्योरली इंडियन स्टाइल थी। इसमें राउंडेड फीचर्स थे और इसमें स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज होता था। एक और बात, मथुरा आर्ट में जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट तीनों धर्मों का इम्पैक्ट दिखता है। चलिए एक क्विक प्रीलिम्स बूस्टर लेते हैं। ये 4 बुद्धा मुद्रास आपको बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। पहली है भूमि स्पर्शा मुद्रा जिसमें वो धरती को छू रहे हैं, ये प्योरिटी को दर्शाती है। दूसरी है धर्मचक्र मुद्रा जो सारनाथ में उनके पहले सर्मन को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी ध्याना मुद्रा है जो डीप मेडिटेशन के लिए है। और चौथी है अभया मुद्रा मतलब फियरलेसनेस। याद है जब देवदत्ता ने एक पागल हाथी उनकर छोड़ दिया था, तब बुद्धा ने सिर्फ इस अभया मुद्रा से उस हाथी को शांत कर दिया था। एक और क्विक क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से सोचिए और रिकॉल कीजिए। किस बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयाना और महायाना सेक्ट्स फॉर्मली अलग हुए थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। सही जवाब है डी, फोर्थ काउंसिल जो 72 AD में कश्मीर में कुषाण किंग कनिष्का के टाइम पर हुई थी। अपनी सारी चारों काउंसिल्स एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, यहां से सवाल आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर हिस्ट्री या एथिक्स के मेंस में ये सवाल आ जाए तो अप्रोच क्या होगी? पहले उनके 4 नोबल ट्रूथ्स यानी 4 आर्य सत्य डिफाइन कीजिए। दुनिया दुख से भरी है, उस दुख का एक कारण है जो कि इच्छा है, उस दुख को खत्म किया जा सकता है और उसका रास्ता है अष्टांगी का मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ। उसके बाद अपने आंसर को आज के जमाने से लिंक कीजिए। कैसे अष्टांगी का मार्ग जैसे राइट लाइवलीहुड और राइट माइंडफुलनेस आज के टाइम पर मॉडर्न टॉक्सिक कंज्यूमरिज्म, कॉर्पोरेट ग्रीड और मेंटल स्ट्रेस के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। यह आपके आंसर को एक्सेप्शनल बना देगा। तो ये थे हमारे आज के मास्टर क्लास के कोर टॉपिक्स। लेकिन जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, एक बार पढ़ना सिर्फ रीडिंग है, पर चीज़ों को बार बार पढ़ना वही असल में सिलेक्शन है। डेली रिवाइज कीजिए और अपने मोमेंटम को मत टूटने दीजिए। और अब एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिसके बारे में थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। क्या आज की इस हाइपर कनेक्टेड और भागदौड़ भरी मॉडर्न जिंदगी में सच में उस मिडिल पाथ पर चलना हमारे लिए मुमकिन है, या हम सब किसी न किसी एक्सट्रीम में पूरी तरह फंसे हुए हैं? सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहिए।